मैं आप सबका दोस्त फिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। आज से लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो गए और 102 लोकसभा की सीटों पे आज इलेक्शन किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले ही बोल दूँ मैं, ये 102 सीटा जो है उसमें यूपी के 8 सीटों पे इलेक्शन होगा, वेस्ट बंगाल के 3 सीटों पे, बिहार के 4 सीटों पे, महाराष्ट्र के 5 सीटों पे इलेक्शन होगा, राजस्थान के 12 सीटों पे होगा और आसाम के 5 सीटों पे और मध्य प्रदेश के 6 सीटों पे आज इलेक्शन होगा और उत्तराखंड के 5 सीटों पे और मणिपुर के 2 नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें मणिपुर के 2 सीटों पे इलेक्शन होगा और दूसरे जो मणिपुर के छोटे स्टेट्स है जहाँ पे ज़्यादातर एक ही लोकसभा की सीटें रहती है, वैसे तरीके के कुल मिला के 13 लोकसभा की सीटों पर इलेक्शन होगा। और इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लास्ट में किस लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे तमिलनाडु का जिक्र करके कोई खास फायदा नहीं। यहाँ पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अलावा किसी को कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पे एनडीए बीजेपी का कोई खाता खुलने का जीरो, वहाँ पे कोई चांस नहीं है, नामुमकिन के बराबर है। वहाँ पे तमिलनाडु में तकरीबन 39 सीट है और सारे 39 का आज ही उस पर इलेक्शन होने वाला है और ये 39 के 39 पूरे इंडिया गठबंधन को जाने के चांसेस है, साफ तरीके से ये दिख जा रहा है। तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर 2019 के इलेक्शन के बारे में बोल दूं तो 2019 में जब 102 सीटों पे इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को 48 सीट्स आए थे, 48 सीट्स आए थे और किसी को भी उसके ऑपोजिट में ज़्यादा बढ़ के नहीं आए, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो उस हिसाब से हर पार्टियां बिखरे हुए थे। तो किसी को 4, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 12 सीट वैसा आए थे। कोई भी बीजेपी के कंपटीशन में बिल्कुल 50% भी नहीं टिक रहा था। लेकिन अगर अब वो सारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं उनको जोड़ के देखा जाए तो उनको कितने आए थे सीट, तो बीजेपी को जिस तरीके से 48 सीट्स आए थे, इंडिया गठबंधन को भी 48 ही आए थे। लेकिन क्योंकि वो बिखरे हुए थे तो 2 सीट इधर 3 सीट इधर ऐसा बिखर गए थे वो सीट्स। तो उस हिसाब से इस बार का हम बात करेंगे, इस बार किस किस को कितने मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे आज इलेक्शन होने वाला है, जिसमें आसानी से 4 बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक बाकी के 4 इंडिया गठबंधन, जिसमें 3 समाजवादी पार्टी को जाएंगे और एक कांग्रेस को जाने के चांसेस ज्यादा है। और इसके बाद आता है बिहार। बिहार में 4 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं आज और एक बीजेपी को जाने के चांसेस है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आरजेडी काफी, खास करके तेजस्वी यादव आरजेडी बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पे कैनवसिंग कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार की 4 सीटों में से यहाँ पे एक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही है और जो लेफ्ट विंग होता है उन्हें एक, मतलब अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 3 सीटों पर आज इलेक्शन हो रहा है। 3 लोकसभा की सीटों में 1 लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन 0, इंडिया गठबंधन का यहाँ पे खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी को 2 सीट यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 5 सीट है, 5 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बस इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में 12 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, 12 लोकसभा की सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, जिसमें 8 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेफ्ट विंग के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है आसाम। आसाम में 5 सीटों पे, लोकसभा की सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जहां पर 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जहां पर 6 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, जिसमें 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है,
जहां पर 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जो मैंने कहा था आपको 13 मणिपुर के 2 सीट है और यहाँ पर नामुमकिन है, नामुमकिन के बराबर नहीं, नामुमकिन है बीजेपी को सीट लाना। ये 2 के 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट के 13 सीटों में बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका भी डाउट ही है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट पूरे इस पे इसका सबसे बड़ा फैक्टर है मणिपुर फैक्टर। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल बीजेपी की बुरी हालत रहने की वजह है मणिपुर फैक्टर। तो 13 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और 11 इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। इसके बाद तमिलनाडु और यहाँ पे बीजेपी का खाता खुलना नामुमकिन के बराबर है क्योंकि यहाँ पे डीएमके और कांग्रेस मिलकर काफी अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनाई रखी है। तो ये सब के बाद एक चीज बात पता चल रही है दोस्तों, ये हिसाब के बाद इतना जो लास्ट फाइनल उसका रिजल्ट बना है वो हिसाब से देखिए, अगर ये इलेक्शन ये सब अगर आप देखेंगे गिनती तो इसमें हर जगह पे ज्यादातर जगहों पे बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी नुकसान में है। उसकी वजह क्या है? हर जगह से लास्ट इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में, ये इलेक्शन में अगर कंपेयर करें तो बीजेपी की हर जगह से 1-2 कुछ जगहों से 3 सीटें घटती हुई नजर आ रही है। वो हिसाब से एक बात बोलते ना दोस्तों, खतरे खतरे से समंदर भरता, उस तरीके से 1-2 सीटें करते हुए तकरीबन 15 से 18 या 20 सीटें तक बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये सबके बाद हम फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों। फाइनल रिजल्ट ऐसा दिख रहा है कि एनडीए बीजेपी को यहाँ पर 30 to 35 सीट्स आने के चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। उसी जगह पर कांग्रेस को 65 to 68 सीट्स आने के चांसेस दिख रहे हैं और अन्य के 6 से 8 सीट्स आने के चांसेस ज्यादातर दिख रहे हैं। उस हिसाब से अगर हम इसके बारे में, ये बहुत बड़ा इस जगह पर पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में बीजेपी को बहुत बड़ा तकरीबन 18 से 20 सीटों का लॉस होता हुआ दिख रहा है। इसकी अगर बड़ी वजह पूछी जाए तो अगर 2-3 बड़ी वजह बोले तो फर्स्ट ये बड़ा रीजन मणिपुर फैक्टर फर्स्ट, और सेकंड जो जैसे कि दूसरे महाराष्ट्र और राजस्थान ये है, ये किसान आंदोलन का बड़ा इफेक्ट है, किसान आंदोलन का। और जो उसके आसपास के दूसरे है वो केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है दोस्तों। ये मेन रीजंस है। और तमिलनाडु तो पहले भी बीजेपी कभी वहां पर कोई खास नहीं बता पाई थी, ना आप बता पाएगी बीजेपी। केरला, आंध्र प्रदेश की तो 0 की गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 0 आने के केरला, तमिलनाडु ये जगह पर 0 खाता खोलना मुश्किल है। और हो सकता है तेलंगाना में 1 या फिर 1 से ज्यादा नए आ सकेगी बीजेपी को, या फिर हो सकता है वहां पे भी 0 आने के चांसेस है बीजेपी के। तो दोस्तों ये है फेयर न्यूज की तरफ से ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट। अब देखना है इसका कितना ये परफेक्ट उतर पाता है। और इसके अलावा कई लोगों के सवाल आ रहे हैं दोस्तों, जवाब देने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ सवाल भी हमने नोट किए हैं। इसमें 4-5 सवाल है, उसका हम जवाब देंगे। तो चलिए पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल है वीरेंद्र जी की तरफ से, जो कि ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर सारे मीडिया में बीजेपी की हालत काफ़ी बुरी बताई जा रही है, तो क्या मोदी मैजिक खत्म हो चुका है? तो देखिए वीरेंद्र जी, ये बोलना चाह रहा हूँ, मोदी मैजिक उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, उसी दिन, उसके 1-2 दिन के बाद मोदी मैजिक खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम था, ये चीज का अंदाजा नहीं था। वो लोग खाली राम मंदिर बनना बोल के वो चीज में खुशी में थे, लेकिन बाद में ये पता चला राम मंदिर तो बन गई, हमारा क्या होगा, हमारे को क्या होगा, हमारा खाना पीना कैसा होगा, हमारी नौकरी कैसा होगी, हमारा जीना कैसा होगा, वो चीज का एहसास आना शुरू हो गया उन लोगों को। आप देखे होंगे कई जगहों पर सोशल मीडिया पे कई लोग, जो बच्चे ज्यादातर मोदी को सपोर्ट करने वाले होते थे, वो लोग खुद ये कह रहे कि राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर हमारा घंटा मारने से हमारा रोजगार कैसा बनेगा, बोल के राम मंदिर बन गया, हम अगर घंटा मारेंगे तो हमारा रोजगार आएगा क्या, बोल के ये सवाल कर रहे खुद ही लोग। तो उन लोगों को हल्लू हल्लू ये एहसास हो गया कि ये इससे मंदिर बन जाने से तो जो है अपनी आस्था अलग बात है, वो तो हो गया, चलो उसमें कोई वो नहीं है, मैं वो गलत या सही क्या उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन
रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, ये चीज का एहसास बाद में जब हुआ, वो बनने के बाद वहां से जो है मोदी मैजिक खत्म होना शुरू हो गया। वहां से होते होते खत्म। अब इसके बाद जिस जब जब नरेंद्र मोदी जी एक स्पीच दे रहे, उनका मोदी मैजिक और माइनस होते जा रहा, क्योंकि हर हर स्पीच में कोई ऐसी तरीके की बात कर दे रहे उन्होंने कि जो है बिल्कुल उनके खुद साथियां परेशान हो जा रही, ये क्या बेकार बात कर रहे बोले। तो ये सवाल बहुत खास है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ कोई ऐसा अगेंस्ट कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, वही जैसा था वैसी रख दिया। ये बात तो बहुत करेक्ट है, मैं भी बहुत अपसेट हुआ उसके बारे में। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था, मैं लाइव पूरा देख रहा था, मैं वीडियो वो लाइव जो चल रहा था कॉन्फ्रेंस, उसमें कंटिन्यू देख रहा था। लेकिन मेरे को शुरुआत से ही वो कहीं पे भी ऐसा सीरियस मैटर नहीं दिखा। वो यहाँ से ये सवाल करते जा रहे थे, वो पूरे सवालों में कोई ऐसा बड़ा हार्ड सवाल मेरे को नहीं दिखा। और शुरुआत में ही जस्टिस संजीव खन्ना जो कि ज्यादातर उन्होंने सवाल कर रहे थे, उसमें शुरुआत में ही उन्होंने एक बात बोल दी है कि क्या हम बैलेट पेपर से करा सकते हैं, आपकी बात नहीं है, अगली बार हम बैलेट पेपर से करा सकते हैं क्या। बोलते ही वहां पे समझ गया ये इलेक्शन में कुछ नहीं कराना चाह रहे, ये बात पूरी अगले इलेक्शन की है बोले ऐसा। वहां पे मामला पूरा खत्म हो गया बोले ऐसा, केस ये बार कुछ भी नहीं करा रहे चाह रहे बोल के ये बात पता चल गई। लेकिन एक बात है कि ये केस में बहुत सारे खुलासे हुए, जैसा कि अभी तक ये बात किसी को नहीं मालूम था कि ईवीएम से लैपटॉप जुड़ा हुआ रहता और वो लैपटॉप से सॉफ्टवेयर वो सब डालते, मतलब ईवीएम से कुछ भी कर, वो लैपटॉप से कुछ भी कर सकते। तो कैसो इलेक्शन में कोई भी वो लैपटॉप पे ध्यान नहीं दे रहा था, ईवीएम पे ध्यान दे रहा था। अब क्या करेंगे, लॉकर में लैपटॉप को भी रखेंगे, जो लैपटॉप ईवीएम से जुड़ा हुआ रहता करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन कोई करने के चांसेस नहीं रहते। ये ईवीएम को सॉरी लैपटॉप को सिक्योरिटी कोड लगाएंगे या कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा लगा के लॉकर में उसके साथ ईवीएम के साथ वो लैपटॉप भी रखेंगे अब से। तो ये से सेफ्टी हो गई। और इसके अलावा क्या है, एक चीज ये बात मालूम रख लो, ये मैं कोई मेरी तरफ से कंफर्म या वो नहीं बोलूं, जो पब्लिक मांग रखती, जो पब्लिक बोलते रहती, वो हिसाब से मेरे को ये है, चाहे कोई भी मशीन रन दो, कोई भी ऐसी मशीन रन दो, चाहे ईवीएम रन दो या कौन सा भी चीज का, ईवीएम में कैसा है 5-10 अगर करना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ 5-10-15% से ज्यादा कोई होशियारी नहीं कर सकता, ऐसा समझ रहे ना। 5-10% से ज्यादा कोई बड़ी होशियारी नहीं कर सकते, करना चाहे तो वो भी बहुत लोगों का कुछ वो रहा। तो एक चीज जैसा कि अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उन्हें उसको 1 लाख वोट आए, दूसरे को 90,000 आए, तो उन्हें कोई होशियारी करके एक 10-12 हजार वोट अपने बढ़ा ले सकता, और 1 लाख 2 हजार वोट आए बल्कि वो उन्हें अपनी जीत बता सकता। लेकिन अगर किसी को 1 लाख वोट आए, दूसरी जगह पे दूसरे आदमी को जो है 60-70 हजार वोट आए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ईवीएम से भी कर लिया तो कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे 5-10 हजार वोट बढ़ा सकते, बहुत बोले तो 80,000 कर सकते उसको, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा रहता ये ईवीएम में अगर करना भी चाहे तो। वैसे जैसे ये मैं ये कोई कंफर्म बात मतलब कोई ऐसा नहीं जो ईवीएम के बारे में जो मैं पढ़ाई करा वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ करना चाहे तो भी बहुत लोग क्या समझते पूरा, चाहे एक आदमी को 1 लाख आओ, दूसरे को 0 आए तो भी जो है उन्हें 1 लाख के ऊपर करा ले सकता, वैसा नहीं। थोड़ी बहुत तो देखो, इंटरनेट के जितने भी मशीनरीज रहते हैं, इंटरनेट जो चीजों को कनेक्ट रहता है उसमें 5-10% ऐसा वैसा वो हो सकती, स्कैम हो सकता, कुछ बेईमानी हो सकती, कोई घोटाला हो सकता, 5-10% का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता जिसको इंटरनेट कनेक्ट करता। उसके अलावा वैसा वो नहीं है। तो यहाँ पे तो जो है साफ साफ दिख रहा, जहाँ पे कांटे की टक्कर, मतलब किसी को 1 लाख वोट आ रहे, किसी को 90,000 वोट आ रहे, वैसा जहाँ पे आएगा वहां पे ईवीएम से कोई फायदा लेने के चांसेस रहते। मगर किसी को 1 लाख आ रहे तो किसी को 2 लाख आ रहे, वहां पे कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो ये जो 102 सीटों पे इलेक्शन हो रहा, उसमें तकरीबन 80 सीटा तो ऐसे है, 50 वन साइड पूरी वोटिंग के चांसेस है, 80% 80 सीटों पे तो वन साइड का बोला ना मैं। मणिपुर फैक्टर है, ये किसान फैक्टर एक है, महाराष्ट्र में जो ये पार्टियां तोड़ा है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने के बराबर है। इसके बाद हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है विजय साहब की तरफ से, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये पूछ रहे हैं नीतीश कुमार
क्या बीजेपी में रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को के पास जाएंगे। तो ये देखिए नीतीश कुमार बीजेपी में रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, समझ रहे ना, क्योंकि उन्होंने कोई खास खुशी से नहीं गए। हो सकता खुशी से गए होंगे लेकिन वहां पे जाने के बाद खुश नहीं है। उसकी वजह क्या है बोले तो आपको आसान मिसाल दे देता हूं मैं। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का कोई खास वहां पे पावर नहीं था, लेकिन उधर सपोर्ट कौन करे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे उनको इतना सपोर्ट करे कि बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब हुए बीजेपी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करे, अपनी सरकार बनाने के बाद वहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार ही तोड़ दी, उसकी शिवसेना तोड़ देके अपनी सरकार बना लिया बीजेपी में। तो ये हिसाब से जैसा ही एक ऐसा कुछ खास आप भी सुने होंगे, ये सुनने में आया था कि नीतीश कुमार के कुछ लोगों को अपनी तरफ ले रहे, अपने बीजेपी में ज्वाइन करा ले रहे बोल के, मतलब नीतीश को तोड़ के अपना, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम है, अपना पार्टी का कोई सीएम बनाने के चक्कर में ऐसा कोशिश कर रहे बोल के सुनने में आया था। तो वो रियल है या नहीं है मालूम, लेकिन ऐसा सुनने में आया, कुछ लोगों को अपने अंडर में ले रहे। तो वहां पे उन्होंने समझ गया अगर मैं इनके साथ रहा तो आजकल मेरा भी खत्म, वही हाल होने वाला है, मैं आउट होऊंगा, बीजेपी की सरकार बनाएंगे और मेरे को खत्म कर लेंगे और मेरे एमएलए को पूरे अपने अंडर में ले लेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने कहीं सा भी लोकसभा की सीट में अगर जैसा ही इनको अगर ज्यादा है, नीतीश कुमार सीधा तेजस्वी यादव से मिल जाते, तेजस्वी मतलब इंडिया गठबंधन से मिल जाते। और हो सकता, मेरा तो जिधर तरफ ख्याल है, कुछ अंदरूनी बात भी होंगी, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, अंदरूनी बात भी होंगी, इंडिया गठबंधन से मिलके होंगे और जैसा ही कुछ ज्यादा सीट आते हैं। और अब एक बात, यही बात मैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी बोल रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू भी जो है कभी भी हट सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी कोई खुशी से नहीं गए वहां पे, उन्होंने भी मजबूरी में है बीजेपी में जो सपोर्ट कर रहे वो मजबूरी में कर रहे। बहुत सारे पार्टियां ऐसे हैं, बहुत सारे, अकेले नहीं है, ऐसे कई पार्टियां हैं जो मजबूरी में कर रहे हैं। अब जैसा तेलंगाना का भी बीआरएस बहुत चीजों में सपोर्ट कर रहे थे इसको बीजेपी को, जैसा ही थोड़े एक दो चीजें रोकते ही उनकी बेटी को शराब घोटाले में वो डाल दिए, वैसे कई चीजें केस पड़ते जा रहे हो, ऐसा होते रहता। तो ये चीज का भी ख्याल रखना है, हमारे गुलाम बन के रहो, नहीं बोले तो जो है जेल में जाओ, ये दो ही बात रख रहे हैं। अब उसमें देखो फेस करने वाले बहुत कम जने निकले, वैसे टॉप मर्द आदमी मैं बोलूंगा ऐसे में फेस करने वाले कोई अगर है पूरे ऑल इंडिया में टॉप मर्द आदमी जो ये चीज को बेझिझक फेस करे तो वह है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को बहुत आसानी से ऑफर, ये बहुत आसानी से हो सकता सीएम भी बन सकते थे बीजेपी की मदद लेके, मगर कभी वो नहीं रहा, ऑपोजिट ही रहे, कई बार जेल में डाले, कई बार डाले। उसके बाद सेकंड केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनके कई लोगों को जेल में डाले, मगर उन्होंने जेल में जाने कबूल करे लेकिन दूसरा वो नहीं करे। और राहुल गांधी को इन सबसे पहले ही डाल देते थे, मगर मालूम है अगर राहुल गांधी को अगर डाले तो पूरा ऑल इंडिया की सिंपैथी राहुल गांधी को मिल जाती है और आसानी से जीत जाते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, ये मामला बहुत बड़ी तरीके से उठ सकता पूरे। जैसा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते दुनिया के तरह से कई 3-4 कंट्रियां बोले, और अगर राहुल गांधी को करे तो 30 कंट्रियां बोलना शुरू कर देते, कई को गिरफ्तार कर रहे हैं गलत है, ये इंडिया कर रहे सो बोल के, ये प्राइम मिनिस्टर कर रहा सो गलत है बोल के बोलना शुरू कर देते। तो वो हिसाब से राहुल गांधी को ना अरेस्ट तो नहीं करे, मगर राहुल गांधी को भी बहुत सताए, बहुत सारे लोगों को वो करे। अब ये आखिरी एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा देर हो गई, ज्यादा लंबा वीडियो भी रहना अच्छी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, वैसे तो 4-5 सवाल, मैं 5-6 सवाल लिख लेके आया था जो मेरे को आया, उसमें से एक सवाल मैं कौन सा तो भी एक इंटरेस्टिंग देख के ले लेता हूँ। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, ये है विनय कुमार जी की तरफ से। ये कह रहे हैं अगर बीजेपी जीत गई तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मोदी जी या योगी आदित्यनाथ? तो इसके बारे में मैं बोल दूं, वैसे तो बीजेपी जीतने के कोई चांसेस नहीं है, और अगर आप बोल रहे हो उसके जवाब में बोल रहा हूं, अगर जीत भी गई तो योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने सीएम पद पे भी नहीं रह सकते, समझ रहे ना, बहुत जल्दी उनको सीएम पद से भी हटना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा नया सीएम बनता, समझ रहे ना, वो 100% बात है। क्योंकि इसकी बड़ी वजह है मोदी जी के एक पॉलिसी रही सो है पहले से, उन्होंने अपने अलावा या अपने पोजीशन में किसी और को आने नहीं देते, समझ रहे ना। आपको आसान मिसाल दे देता हूँ, आप देखो पहले
2014 में क्या था, एनडीए सरकार बनी। आगे चलते चलते उसको क्या हो गया, वो बात बीजेपी सरकार हो गई। वो बीजेपी सरकार जाते जाते क्या हो गया, मोदी सरकार हो गई। और अब क्या चल रहा है, मोदी की गारंटी। सिर्फ मोदी की गारंटी की वजह से सरकार है, नहीं तो नहीं है। मोदी की गारंटी पे ये सरकार है, सारी सरकार टिकी हुई ने कहा। और इसके अलावा मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे सब में बड़ा हाथ आप देखो किसका है, अटल बिहारी सॉरी अडवाणी जी और राजनाथ सिंह, समझ लेना ना। दोनों को कैसा कट कर दिया, राजनाथ को कट कर दिया, अडवाणी को कैसा कट कर दिया। और बीजेपी इलेक्शन जीतने के पीछे सब में बड़ा हाथ अगर किसी का रहा तो आरएसएस में मोहन भागवत, जिसका एक बड़ा एक खत था, तो उसको दबाने का कैसा कट कर दिया मोहन भागवत को, उनका नामो निशान नहीं अब, समझ रहे ना। कहीं कोने में स्टेज पे, कहीं कोने कोने में बैठने का हाल हो गया उनका ये। तो मोदी जी का एक पॉलिसी है कि अपने लेवल पे किसी को आने नहीं देते उन्होंने। और अब कैसा है, उनके लेवल पे पार्टी में मोदी जी के लेवल पे अगर कोई आ रहा तो वो योगी आदित्यनाथ आ रहा, तो क्या योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश है, समझ रहे आप, नरेंद्र मोदी जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। उन्होंने अच्छे अच्छे जनों को कट कर दिया उन्होंने, समझ रहे ना। किसी को आप लास्ट टाइम के इलेक्शन में, ये इलेक्शन में देखो, जो भी फेमस आदमी है जिसका नाम करीब आ रहा नरेंद्र मोदी जी के, उनको टिकट ही नहीं दिए, उनको टिकट ही नहीं दिया, उनको टिकट ही कट कर दिए, समझ रहे ना। तो ऐसा वो है हाल, ये हिसाब से पॉलिसी चलते उन्होंने, किसी मेरे अलावा। और वो मिसाल मान लो ना, उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया एक अकेला सब पे भारी, मैं एक अकेला हूँ, मेरे लेवल पे कोई भी नहीं आना, खुद उनकी पार्टी में, वो दूसरी भी नहीं, दूसरे पार्टियों का तो छोड़ो, उनके खुद की पार्टी में उन्होंने किसी और को अपने पोजीशन पे आने नहीं देते, उनके अलावा और कोई बनने के चांसेस नहीं है। और क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का नाम और जरा बढ़ रहा, तो वो हिसाब से उनको दबाने के वास्ते सीएम पद से भी हटाते और दूसरे को सीएम बनाते, और उसके बाद हो सकता आगे उनको कोई टिकट भी नहीं मिलेगी, ऐसा कई चीज़ें होने के चांसेस रहते। जैसा कि शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, ये लोग ऐसे है जिसका एक हद बढ़ रहा था, एक नाम बढ़ रहा था, जिनको खटाखट दबा दिए वैसा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट वोटिंग जो होंगी तो उसके बाद हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट, आदाब।